नमस्कार, आपका स्वागत है। आपको बता दें कि राजस्थान की इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि बीजेपी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली सूची जारी कर दी है। आपको बता दें कि पहली सूची में बीजेपी ने 7 सांसदों के ऊपर दांव लगाया है। इन 7 सांसदों को बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतार दिया है। इनमें किरोड़ी लाल मीणा, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, दिया कुमारी, भागीरथ चौधरी, देवजी पटेल, बाबा बालकनाथ भी शामिल हैं। इसमें 41 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान बीजेपी ने आज किया है। राजस्थान के लिए बीजेपी की यह पहली सूची है और आज सुबह ही चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के लिए, जिनमें राजस्थान भी शामिल है, विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि पहली सूची में जिन 7 सांसदों को नाम दिया गया है, दिया कुमारी को विद्यानगर से चुनाव मैदान में उतारा गया है, बाबा बालकनाथ को तिजारा से, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को झोटवाड़ा से, नरेंद्र कुमार को मंडावा से, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को सवाई माधोपुर से, भागीरथ चौधरी को किशनगढ़ से और देवजी पटेल को सांचेर से चुनाव मैदान में उतारा गया है। आपको बता दें कि इनमें अनुसूचित जाति के 6 उम्मीदवारों को बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा है। अनुसूचित जनजाति के 10 उम्मीदवारों को बीजेपी ने टिकट दिया है। बीजेपी के 41 उम्मीदवारों की सूची में 4 महिलाओं को भी टिकट दिया गया है। तो 7 सांसद विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले मध्य प्रदेश में भी बीजेपी ने यही फार्मूला अपनाया था। वहां 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 6 सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा गया था। और आज ही बीजेपी ने छत्तीसगढ़ की भी अपनी दूसरी सूची जारी की। इसमें भी केंद्रीय मंत्री भी चुनाव मैदान में उतारी गई और साथ ही 2 अन्य सांसदों को भी चुनाव मैदान में उतारा गया है। और इस साल के अंत में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज कर दिया गया। 5 राज्यों में 7 नवंबर से 30 नवंबर तक विधानसभा के चुनाव होंगे। मध्य प्रदेश की बात करें तो 17 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होगा। छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर को और 17 नवंबर को 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे। राजस्थान में 23 नवंबर को चुनाव होगा। मिजोरम में 7 नवंबर को चुनाव होगा। तेलंगाना में 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 3 दिसंबर को इन 5 ही राज्यों में वोटों की गिनती की जाएगी। और चुनावी ऐलान के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चुनाव पर क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। मुझे लगता है हम इन चुनाव में बहुत अच्छा करेंगे। मिजोरम में मैं अभी जा रहा हूं। काफी पॉजिटिव माहौल है और जनरली लोगों में गुस्सा है। 1-2 कारण है, बेरोजगारी, महंगाई और किसान हैं, मजदूर हैं, वो गरीब होते जा रहे हैं। ये सबको दिख रहा है। तो इसीलिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। कास्ट सेंसस हमारा फाउंडेशन है, मगर जो राजस्थान में इन्होंने हेल्थ केयर के लिए किया वो हम नेशनल लेवल पे करने की सोच रहे हैं। जो किसानों के लिए ये कर रहे हैं, जो इनका सोशल सिक्योरिटी का स्ट्रक्चर है, वो हम इसको नेशनल लेवल पे इंप्लीमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। हमारी सोच है कि जो नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी ने नफरत, हिंसा और डर का विजन दिया है, हम देश को मोहब्बत, रिस्पेक्ट और भागीदारी का विजन दें। और मुझे लग रहा है कि देश का जो मूड है वो बिल्कुल बदल चुका है। और चुनाव के ऐलान के साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ऑडियो मैसेज भी जारी किया है। इस मैसेज में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें संदेश दिया गया है। गहलोत बोल रहा हूँ। आप कांग्रेस परिवार के एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं। जैसा कि आप जानते हैं, राजस्थान विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है। आपकी दिन रात की अथक मेहनत का ही नतीजा था कि 2018 में राजस्थान में सरकार बन सकी। आपके द्वारा ऐतिहासिक जनहितैषी योजनाओं को घर घर तक ले जाने के कारण कांग्रेस सरकार इस बार पुनः रिपीट हो सकती है। आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। अगले 2 महीने हमें तमाम सभी आपसी मनभेद भुला करके सिर्फ और सिर्फ पार्टी हित में लगना होगा। पुनः मिलकर हमारे महबूब नेता राहुल गांधी जी के विचारों को मजबूत कर कांग्रेस सरकार बन सके,
इस पर संकल्प लेना होगा। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस बार चुनौती बहुत बड़ी है, देश के सामने भी, पार्टी के सामने भी। और हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है हम लोग किस प्रकार से राजस्थान में कामयाब हों, जिससे कि पूरे देश के अंदर एक संदेश जाएगा और आने वाला वक्त जो है उसमें हम तमाम चुनौतियों का मुकाबला करने में कामयाब हो सकेंगे। काम किया दिल से, कांग्रेस फिर से। धन्यवाद। ओ गली गली में गूंज रही आवाज यही दिल से, कांग्रेस फिर से, कांग्रेस फिर से। और चुनाव की तारीखों पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि हम मुख्यमंत्री गहलोत को विधानसभा चुनाव सीट बदलने पर मजबूर कर देंगे। उन्होंने आगे कुछ भी क्या क्या कहा है, आइए सुन लेते हैं। चुनाव की घोषणा हो चुकी है और मेरे साथ है सीपी जोशी जी, बीजेपी के अध्यक्ष है। सीपी जी, अब काउंटडाउन शुरू है और देव उठनी 11 पे चुनाव, सब लोग वोट डालेंगे, तो क्या मुख्य नारा रहेगा? जैसे अभी इन्होंने, कांग्रेस ने कहा है कि कांग्रेस ने काम किया दिल से, कांग्रेस फिर से, तो आपका नारा क्या रहेगा? कांग्रेस ने कोई काम ही नहीं किया 5 साल में। केंद्र की योजना और मोदी सरकार के कल्याणकारी योजनाओं को हटा दे तो उन्हें 5 वर्ष में सिर्फ कुर्सी बचाना, अपने विरोधियों को निपटाना और भ्रष्टाचार करना, इस 3 काम के अलावा कोई काम नहीं किया। और इसीलिए राजस्थान की जनता इंतजार कर रही 23 नवंबर का। और इस बार का चुनाव पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा उस नाते काम कर रही है, लेकिन जनता ने मन बनाया हुआ है कि इस बार 2023 में कमल खिलाना है, क्योंकि एक चूक 2018 में हुई थी। मात्र 1.5 लाख वोटों के अंतर से एक ऐसी सरकार आ गई जिससे किसानों के साथ, युवाओं के साथ वादा खिलाफी की। सर, आपने बहुत अच्छा बोला, 0.53% डिफरेंस था, बहुत छोटा डिफरेंस था। तो ये इलेक्शन एक्चुअली किसी भी स्विंग कर सकता है। तो क्या आप मानते हैं कि इसमें स्ट्रैटेजी की बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेटेजिकली वोट्स, पार्टी को टिकट डिस्ट्रीब्यूशन करना? और क्या इसीलिए आप लोग काफ़ी एमपीज़ को भी एमएलए का चुनाव लड़ा सकते हैं? जैसे हमने सुना है आप भी लड़ सकते हैं उदयपुर से या कहीं से। नहीं, मेरा कुछ नहीं। मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी एक प्रतीक के रूप में है। हमारा प्रत्याशी है कमल का फूल, और जनता ने मन बना लिया, कार्यकर्ताओं ने मन बना लिया। हमने कमल के फूल को चुनना है और 2023 में राजस्थान में कमल खिलाना है और राजस्थान डबल इंजन की सरकार बनानी है। तो राजस्थान में नारी की सुरक्षा भी होगी, तो युवाओं का और किसानों की समृद्धि का काम भी होगा और राजस्थान विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। क्योंकि डबल इंजन की सरकार होगी तो निश्चित रूप से जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का शासन है वहाँ नारी की सुरक्षा भी है, तो युवाओं के सपनों की उड़ान भी है, किसानों की समृद्धि भी है और वहाँ का डेवलपमेंट भी बड़ा है। यहाँ 5 सालों में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं हुआ। इसलिए ये चुनाव राजनीतिक पार्टियों के साथ जनता भी चुनाव लड़ रही है। धर्म युद्ध है कि जिन्होंने सनातन को गाली दी है, जिन्होंने धार्मिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाया है, जिन्होंने मंदिर तोड़े हैं, जिन्होंने भगवान श्री राम का नारा लगाने वालों पर एफआईआर लॉन्च की और उनको जेल भेजा है, ऐसे लोगों को हमेशा हमेशा के लिए विदा करना है। तो लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि क्या कई टफ सीट्स हैं, जैसे कि कोई ऐसी सीट्स है, अशोक गहलोत की सीट है या कोई और सीट है जिस पे कांग्रेस स्ट्रांग है, उस पर क्या आप बहुत ही टफ फाइट देने की तैयारी में हैं? निश्चित रूप से देख लेना, अशोक गहलोत जी दूसरी सीट भी देख रहे हैं। अब की बार वो 2 जगह से चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं, उनके पांव डगमगा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो सीपी जोशी जी, बीजेपी अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि अब अशोक गहलोत जी को टफ फाइट देने की तैयारी में है और हो सकता है कि मुख्यमंत्री खुद ही 2 सीट पे चुनाव लड़ ले। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी। तो राजस्थान की इस पूरी चुनावी गतिविधि पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं। देवेंद्र शुक्ला जी हैं, सेफोलॉजिस्ट, और साथ ही अटल खंडेलवाल जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी पर। आपसे देवेंद्र जी सबसे पहले पूछना चाहूँगा, जो आज बीजेपी की सूची आई है, 41 उम्मीदवारों की पहली सूची है, सरप्राइजिंगली बीजेपी ने 7 लोकसभा के जो अपने और साथ ही राज्यसभा के एक सांसद हैं, इनको उतार दिया है विधानसभा के चुनाव मैदान में। किस तरह से देखा जाए, क्योंकि राज्य के इतिहास में शायद पहले कभी ऐसा ना हुआ हो कि जो लोकसभा के इतनी बड़ी संख्या में सांसद हैं उन्हें उतार दिया जाए विधानसभा के चुनाव में, इसका क्या असर हो सकता है? मध्य प्रदेश में भी बीजेपी ने यही प्रयोग किया है, अब यही प्रयोग वो राजस्थान में भी दोहरा रही है। बिल्कुल ठीक कहा अखिलेश जी आपने कि राजनीतिक इतिहास में आमतौर से ऐसे एग्जाम्पल बहुत कम देखे गए हैं, जबकि जो सांसदों को विधानसभा के चुनाव में भेजा जाए और सांसदों से भी ऊपर जाके अगर आप मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों को ही देखें तो
सिर्फ सांसदों को ही नहीं, केंद्रीय मंत्री जो हैं उनको भी मध्य प्रदेश में अगर 7 जो सांसद थे उनमें से 3 जो हैं वो केंद्र सरकार में मंत्री हैं। एक तो इसका दो बड़े कारण हैं। एक तो 2019 का अगर लोकसभा चुनाव आप याद करें तो उसके ठीक पहले ये विधानसभा के चुनाव तब भी हुए थे 2018 में। तो इन एक तरीके से लोकसभा चुनाव 2024 के पहले के जो विधानसभा चुनाव होने हैं किन्हीं भी राज्यों में, वो ये स्टेट ही संभवतः अंतिम होंगे यदि किसी राज्य में कोई ऐसा राजनीतिक अस्थिरता नहीं आती है कि बीच में कोई मध्यावधि चुनाव कराना पड़े। तो इस लिहाज से बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। लास्ट टाइम 2018 में आपको याद हो तो बीजेपी के पास राजस्थान था, बीजेपी के पास छत्तीसगढ़ था, उत्तर भारत के राज्यों की मैं बात कर रहा हूं, और बीजेपी के पास जो है वो मध्य प्रदेश भी था। तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन तीनों में ही कांग्रेस ने ही उसको रिप्लेस किया था। हाँ, ये एक अलग बात है कि 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ तो बीजेपी ने इस बाजी को पूरी तरीके से पलट दिया था जी। और उसके कारणों की व्याख्या अलग अलग की जा सकती है कि उस समय क्या मुद्दे थे, किस तरीके से नरेंद्र मोदी की लहर चली, किस तरीके से प्रादेशिक मुद्दे नहीं चल पाए। लेकिन इससे कोई इंकार नहीं कर सकता कि राजस्थान और के अलावा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी बहुत स्ट्रांगली खड़ी थी और ऐसा लगता नहीं था लोगों को कि डबल इंजन की सरकार कही जाने वाली बीजेपी ने जो एक फॉर्मूला दिया था कि डबल इंजन के होने पे दोनों ही राज्यों में विकास बहुत बेहतर होगा। तो 2014 के बाद से 2018 तक लगभग 4 साल का पूरा समय उनको मिला था। लेकिन जब चुनाव हुए तो बहुत सरप्राइजिंगली बीजेपी छत्तीसगढ़ में बहुत बुरी तरीके से हारी। राजस्थान में भी आप कह सकते हैं कि उसका प्रदर्शन बहुत ही खराब था और मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में वोट शेयर जो है वो मध्य प्रदेश में बीजेपी का ज्यादा था, लेकिन सीटों में कांग्रेस ने उसको लगभग 6 और 7 सीटों के अंतर से पीछे छोड़ दिया था। अब बात जो आपने कही कि क्यों बीजेपी ने इन सांसदों को इस चुनाव में उतारा या क्यों मंत्रियों को उतारा गया, एक तो यह है कि अगर आप, मैं अभी राजस्थान की लिस्ट बहुत देख नहीं पाया हूं, मैं मध्य प्रदेश के एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप अगर देखें तो जैसे राजस्थान में जो ये 200 सीटें हैं इनके लिए 25 लोकसभाएं हैं। इसका मतलब है कि हर लोकसभा के भीतर लगभग 8 विधानसभाएं आती हैं। अब ये तय सी बात है कि कोई भी सांसद जो है वो आसमान से नहीं आता है, वो भी कभी ना कभी अपने लोकसभा क्षेत्र के भीतर पड़ने वाली किसी न किसी विधानसभा का बहुत ही स्ट्रांग नेता रहा होता है, राज्य में उसका कोई ना कोई पद धारण किया होता है। तो एक ये होता है कि जब ऐसा बीजेपी के लोगों ने बताया कि जब मध्य प्रदेश में जो कुछ बहुत स्ट्रांग लीडर्स थे उन्होंने ये मांग की कि भाई इस सीट पे हमारे ही इस व्यक्ति को उतारा जाना चाहिए, या वो किसी नाम को लेके बिल्कुल एडामेंट थे, तो पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि आपके चहेते को टिकट दिया जाएगा, लेकिन 100% गारंटी आप इस चीज की लीजिए कि आप ये सीट लेके आएंगे। तो बीजेपी ने जब ये दिखाया कि नहीं भाई इनकी जो परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस के लिहाज से कहीं ये सीट जीतते हुए नहीं दिख रहे हैं। जैसे मैं प्रहलाद पटेल का नाम लेना चाहूंगा, उनको जिस सीट से उतारा गया उससे पहले उनके भाई जो है वो खुद विधानसभा से विधायक थे। तो प्रहलाद पटेल को ये तो कहा नहीं गया कि आप केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देके और फिर विधानसभा का चुनाव जाके लड़े, लेकिन पार्टी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है। आपको याद हो कि मध्य प्रदेश के जब विधानसभा चुनाव पिछली बार हुए थे 2018 में, तो उस समय कम से कम बीजेपी के जो 13 या 17 का जो मंत्रिमंडल था उसमें से कुछ ही लोग बचे थे। ज्यादा जैसे 13 में से लगभग मुझे याद पड़ता है कि 9 जो मंत्री थे वहां के, जिनकी की सीटों को यह माना जाता है कि वो हारेंगे और उन्हें टिकट दे दिया गया था इसलिए कि वो बड़े नाम हैं, बड़े चेहरे हैं और वो किसी न किसी तरीके से जीत दर्ज कर लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था और पार्टी को उसकी कीमत अदा करनी पड़ी कि जब पार्टी कोर्ट के सामने फाइनल रिजल्ट आए तो वो लगभग 6 और 7 सीटों से पिछड़ गई कांग्रेस से, और वहां पे पहली बार जो है वो 15 सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी। तो मेरा अपना मानना है कि राजस्थान में जो ये फॉर्मूला अपनाया गया है ये बहुत ही सुविचारित किस्म का। एक चीज और आपको कहना चाहूंगा, मैं फिर कह रहा हूं कि मैंने क्योंकि राजस्थान की लिस्ट अभी देखी नहीं है तो मैं बहुत स्ट्रांगली उस पर टिप्पणी कर नहीं पाऊंगा, लेकिन मध्य प्रदेश की लिस्ट बहुत पहले घोषित हो गई थी और ये मैं बहुत दावे से कह रहा हूं कि जिन सीटों के लिए केंद्रीय मंत्रियों या सांसदों को घोषित किया गया, या जो पहली 2 सीटें 39 की सीटें आई थी, 78-79 सीटें कुल जो आई थी, उनमें से बीजेपी
का इतिहास रहा है कि या तो बीजेपी 3 विधानसभा चुनाव में लगातार वो हारी है, या इस बार बीजेपी को यह स्ट्रांग परसेप्शन था कि बीजेपी उन सीट्स को लूज करने जा रही है। तो बीजेपी ने, ऐसा नहीं है कि कोई हवाई सिगुफा छेड़ा है, बीजेपी ने बहुत स्ट्रांगली एक जमीनी रणनीति बनाते हुए, जिसे कहते हैं नो नॉनसेंस की रणनीति अपनाते हुए यह कोशिश की है कि बहुत स्ट्रांग चेहरे दिए जाएं। लोकसभा का चुनाव तो बाद में लड़ ही लेंगे, लेकिन पहले विधानसभाओं में जो है मजबूती से, बिल्कुल देवेंद्र, जो कमजोर सीटें हैं वहां पर मजबूत उम्मीदवार उतारे जाएं ताकि इन कमजोर सीटों को अपनी झोली में डाला जा सके। यह रणनीति मध्य प्रदेश में थी बीजेपी की, लगता है यही राजस्थान में भी दिख रही है। अटल खंडेलवाल जी भी जुड़े हुए हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता। अटल जी, क्या कारण है कि 7 जो सांसद हैं उन्हें चुनाव मैदान में उतारना पड़ा है 41 की पहली सूची पर? जो कई कद्दावर आपके रहे हैं नेता, जैसे कि मान लीजिए आपके नरपत सिंह राजवी हैं, वो इसमें सूची में नहीं दिख रहे हैं। राजपाल सिंह शेखावत जी हैं, उनका नाम भी नहीं है। तो क्या दिग्गज नेताओं को किनारे करके करना था, इसलिए सांसदों को उतारा गया? अटल जी, अटल खंडेलवाल जी, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही तो आपसे प्रश्न था ये। आपने म्यूट कर दिया है शायद, इसको आप अनम्यूट कर लीजिए। कुछ तकनीकी गड़बड़ है, हम अटल जी के पास चलने का प्रयास करेंगे कुछ देर में। हमारे साथ श्याम सुंदर शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, वो भी जुड़ गए, और हमारे सहयोगी वीरेंद्र शेखावत भी हमारे साथ बने हुए। श्याम सुंदर जी, आपके पास आना चाहूँगा। आप किस तरह से देखते हैं बीजेपी की जो पहली सूची आई है 41 उम्मीदवारों की, इसमें 7 सांसदों का नाम होना, ये क्या रणनीति दिखाता है बीजेपी की? देखिए अखिलेश जी, मैंने कुछ दिन पहले एनडीटीवी मनीष जी के साथ बात की थी, तो मैंने कुछ सांसदों के जो आज नाम दिख रहे हैं आपको, उसमें से काफी के नाम लिए थे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि नरपत सिंह राजवी जो भैरू सिंह शेखावत के दामाद है, उनका नाम काट करके दिया कुमारी को चुनाव वहां लड़ाया जाएगा। तो एक बहुत बड़ा वो है कि राजघराने जो जयपुर की हैं, वो सांसद तो रही है, राजसमंद से, सवाई माधोपुर से विधायक रही है, लेकिन यहाँ ये बात तो सही है कि राजपूत समाज का यहाँ वर्चस्व है, इसलिए उनको इस सीट पर ला करके बहुत बड़ी चीज दे करके दी। और लेकिन राज्यवर्धन सिंह को अगर झोटवाड़ा देते, वो भी राजपूत सीट है, और राजपाल सिंह शेखावत यहाँ से आते थे, वहां से यदि इनको हटा करके इनको लाया गया है देखिए राज्यवर्धन सिंह को, तो निश्चित ये लोकसभा क्षेत्र ग्रामीण में आता है। सही बात है, ये सांसद रहे, केंद्र में मंत्री भी रहे, राष्ट्रीय प्रवक्ता मौजूदा में है। इसके अलावा देखिएगा कि अगर मैं बात करूं करोड़ीलाल मीणा निश्चित तौर पे सवाई माधोपुर में पुराने टाइम में वर्चस्व रखते हैं और रहे हैं, उनको सवाई माधोपुर से उतार करके एक बड़ा संदेश देने का काम किया है। भागीरथ चौधरी को किशनगढ़ से 2 बार विधायक रहे, इसलिए भागीरथ चौधरी का भी ठीक है, लेकिन अलवर के जो बालकनाथ हैं उनको तिजारा से, जबकि कह जा रहा था बेरोड़ से लाएंगे, लेकिन तिजारा से उतार करके एक नया संदेश दिया है। अगर मैं झुंझुनू की बात करूं, जो कि नरेंद्र हैं, उनको भी मंडावा से ला करके खड़ा किया है। और इसके बाद विजय बैसला, देखिए करोड़ीलाल बैसला जो गुर्जर आंदोलन के वो संयोजक थे, उनके बेटे को भी चुनाव मैदान में इस बार उतार करके एक बड़ा चौंकाने वाला बात की है। और ये बात देखिए बड़े नेताओं को संदेश देने का काम किया है कि अब आपकी यहाँ पर जो कुछ करते आए वो नहीं चलेगा। तो देखिए सीधे तौर पर कह सकते हैं कि वसुंधरा जी के समर्थक माने जाते हैं राजपाल सिंह शेखावत। जिस दिन जेपी नड्डा आए थे और देखिए संकल्प और आकांक्षा रथों को रवाना किया जा रहा था, तो वो अपने क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित कर रहे थे, वो आए नहीं थे, इसलिए उनका टिकट काटना एक बड़ा चौंकाने वाला है। देखिएगा बिल्कुल, उनकी सरकार में, वसुंधरा जी सरकार में वो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे और करीबी माने जाते हैं, उनका नाम काटना ये भी अपने आप में एक बड़ा संदेश देने का प्रयास बीजेपी की ओर से किया गया है। नरपत सिंह राजवी के बारे में आपने श्याम सुंदर जी कहा है कि भैरू सिंह शेखावत जी के दामाद, उनका टिकट काटा। दोनों के टिकट काटने के लिए जो वरिष्ठ सांसद है उनको उतारा गया है ताकि कहीं इस बात का ज़्यादा विरोध ना जाए। यही सवाल आपसे अटल जी, अगर आप हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्या रणनीति, क्या सोच है कि एक तीर से 2 निशाने, जो कमज़ोर सीटें उन पर भी जीत हासिल कर ली जाए और जो वरिष्ठ नेता उनको भी किनारे कर दिया जाए? क्या यही मकसद है इन 7 सांसदों को उतारने के पीछे? देखिए ऐसा नहीं है, 7 सांसदों को उतारने के पीछे मकसद ये एक स्पष्ट है कि हम राजस्थान को लेकर के बहुत सीरियस है और तरीके से तैयारी करना चाहते हैं।
और उसी तैयारी के एक पहलू के रूप में आप देखें कि भी हम क्योंकि बीजेपी है वो सिद्धांतों की पार्टी है, वहां पर जिस भी व्यक्ति से जहां भी लड़ने को कह दिया जाता है वो उस जगह से लड़ता है। तो इन सांसदों को, क्योंकि सांसद केवल एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए नहीं, वो कई सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी पे उनका इम्पैक्ट आता है। तो इसी दृष्टि को नजर रखते हुए 7 सांसद उतारे गए कि वो अपने साथ साथ और 10 कॉन्स्टिट्यूएंसी पे भी इम्पैक्ट डालेंगे और भाजपा को प्रचंड बहुमत दिलाएंगे। जी, हमारे सहयोगी वीरेंद्र शेखावत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र, आपके पास क्या जानकारी, ये जो सूची आई है 41 उम्मीदवारों की, बीजेपी की पहली सूची राजस्थान की, किस तरह से इसको लिया जा रहा है, क्या प्रतिक्रिया वहां पर मिल रही है कार्यकर्ताओं की, नेताओं की और कांग्रेस पार्टी की? बिल्कुल, जिस तरीके से ये बीजेपी ने जो मुख्य चुनाव आयोग की जो चुनाव की जो घोषणा के बाद तुरंत बाद ये लिस्ट जारी हुई है, तो उसमें साफ तौर पे एक चीज़ सबसे बड़ी देखी गई है कि इस लिस्ट के अंदर आप देखेंगे कि जिस तरीके से राजस्थान का जो शेखावाटी इलाका है उसके अंदर सबसे ज़्यादा अगर वोट बैंक की बात की जाए तो राजस्थान के अंदर जातीय समीकरण होता है वो काफ़ी अहम रोल निभाता है। और ये जिस भी दल ने, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दलों में से अगर जिसने भी साथ लिया वो अपनी राजस्थान के अंदर सरकार बनाता है। तो इसमें बीजेपी ने अपनी जो पहली लिस्ट जारी की है इसके अंदर आप देखेंगे कि अगर शेखावाटी से हम बात करें तो शेखावाटी जो है वो पूरा जाट बहुलक इलाका है। जैसे अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर जैसे नरेंद्र कुमार हैं वो जाट समुदाय से आते हैं। वहीं अगर आप बात करें फतेहपुर से सरवण चौधरी हैं, ये भी जाट से समुदाय से आते हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी है जातिगत समीकरण साधने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए, जिस तरीके से हमारे जो मेहमान हैं वो भी बता रहे थे कि राजस्थान के अंदर जो वर्तमान जिस तरीके से ये लिस्ट जो जारी की गई, वर्तमान के जो नरपत सिंह राजवी विधायक हैं विद्याधर नगर से, उनका भी बीजेपी के जो इस लिस्ट में नाम नहीं है, क्योंकि उनकी जगह जो दिया कुमारी हैं उनको राजघराने से आती है तो उनको वहाँ पे रिप्लेस किया है। वहीं अगर जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को जो करके उतारा गया। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो एक मैसेज देने की वीरेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं चलूंगा हर्षा कुमारी सिंह, हमारी वरिष्ठ सहयोगी जयपुर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। हर्षा, मुझे बताया गया कि आपके साथ कोई खास मेहमान भी हैं। जी बिल्कुल, मेरे पास 2 खास मेहमान हैं। एक तो लक्ष्मीकांत जी हैं, पहले युवा मोर्चा में थे, यूथ विंग में थे और अब पार्टी स्पोक्समैन हैं। लक्ष्मीकांत जी, हम देख रहे हैं कि 7 MPs को टिकट लड़वाना, और वो भी ऐसी सीट्स में जैसे नरपत सिंह राजवी हैं, भैरव सिंह जी के परिवार से हैं, राजपाल शेखावत है, 2 बार UDH मंत्री रहे हैं। तो ये क्या रणनीति है कि आपके पुराने MLAs को आप हटा रहे हैं? नहीं, देखिए, हटा नहीं रहे, नए लोगों को मौका दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो अवसर देने वाली पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी ने और खुद भैरव सिंह शेखावत जी ने ये मैसेज पूरे राजस्थान में दिया है। उन्होंने खुद की पार्टी यहाँ पर खड़ी की, पूरी मेहनत करी उन्होंने, और भारतीय जनता पार्टी को भैरव सिंह शेखावत इस मुकाम पर लेकर आए। उन्होंने कभी अपना नहीं सोचा, पार्टी का सोचा, और उसी तरीके से पार्टी में नई लीडरशिप को वो आकर लेकर आए। पार्टी ने भी आज उन्हीं की तर्ज पर आगे चलते हुए नई लीडरशिप को पार्टी आगे लेकर आ रही है, नए लोगों को आगे लेकर आ रही है। उसी के तहत ये टिकट बंटवारा हुआ है और चुनाव जीतने के लिए लड़े जाते हैं। और जहाँ जहाँ हमें लगता है कि हमारे सांसदों को हमें चुनाव लड़ाना चाहिए था, हमने चुनाव लड़ाया। देखिए, अगर हम ये 2 सीट्स की देखें, जयपुर की सीट्स, यहाँ पर आपने राज्यवर्धन राठौड़ और दिया कुमारी जी को लड़वाया है, तो क्या हम ये मान के चले कि जो वसुंधरा राजे के कैबिनेट के 2 सीनियर मिनिस्टर्स थे उनको आपने हटा दिया है, इनसे रिप्लेस कर दिया एक तरह से? देखिए, किसी को रिप्लेस नहीं किया है, हमने नए लोगों को अवसर दिया है, और नई लीडरशिप नहीं आएगी तो फिर नए लोग कैसे खड़े होंगे? तो जिन लोगों को पहले था उनको काफ़ी अवसर पार्टी ने दिया है, आगे भी मिलते रहेंगे। कोई एक ही अवसर नहीं है कि MLA का चुनाव नहीं लड़े तो कुछ बात खत्म हो गई। राजनीति लंबी रेस की चीज़ होती है, उसमें बहुत सारे अवसर अभी और आगे आएंगे। सबको अवसर देती है पार्टी, देती आई है, और जो ये लिस्ट आई है उससे तो बिल्कुल साफ है कि पार्टी एक नई लीडरशिप जो पार्टी है उसमें प्रदेश में हर विधानसभा में खड़ी कर रही है। मैं एक और सवाल करूंगी, फिर मैं इनसे पूछूंगी। देखिए, किरोड़ी लाल मीणा को राज्यसभा से हटा के सवाई माधोपुर, तो मीणा वोट बैंक आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईस्टर्न राजस्थान में पिछली बार का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। इसमें कोई शक नहीं है, किरोड़ी लाल मीणा जी बहुत बड़े नेता हैं, उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है, और पूरे ईस्टर्न राजस्थान में और राजस्थान के उस इलाके से बाहर भी उनको बहुत लोग पसंद करते हैं, चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी उनकी इस लोकप्रियता का फ़ायदा लेना चाहेगी। हमारे नेता हैं, बरसों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे यहाँ से MLA रहे हैं, MP रहे हैं और पार्टी के मंत्री रहे हैं। निश्चित रूप से उनको चुनाव लड़ाकर
पार्टी ने ये साबित किया है कि पार्टी पूरे ईस्टर्न राजस्थान में मजबूती से चुनाव लड़ना चाहती है। एक और बहुत अहम वोट बैंक है, वो है ओबीसी वोट बैंक। अभी हमने देखा कि अशोक गहलोत जी ने कहा था कि कास्ट सर्वे होगा, और उसके पहले उन्होंने ये भी कहा था कि जो ओबीसी का जो राशि है, जो नंबर्स है, उसको 21% से 27% करेंगे, 26% उनको बढ़ाएंगे। तो ओबीसी जो वोट है 50% से ज्यादा है राजस्थान में, और ये है ओबीसी मोर्चा के आप अध्यक्ष हैं बीजेपी के, पूर्व प्रदेश प्रवक्ता जी, अभी प्रदेश प्रवक्ता है, लेकिन पहले ओबीसी में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे ओम प्रकाश जी भडाना। ओम प्रकाश जी भडाना गुर्जर समुदाय से हैं, और ओम प्रकाश जी, हमने देखा कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के जो बेटे हैं उनको टिकट दिया जा रहा है, विजय बैंसला को। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने एक आंदोलन किया था, वो गुर्जरों के लिए वो अभी भी बहुत इमोशनल इशू है, रिजर्वेशन आरक्षण का जो मुद्दा है। और क्या आपको विजय बैंसला को आपने टिकट क्या इस नजरिए से दिया है? नहीं, ऐसा नहीं है कि केवल इस नजरिए से दिया है। विजय बैंसला भी हमारे आइडियोलॉजी के समर्थन के कार्यकर्ता रहे। वो लगातार पार्टी विचारधारा की समय समय की बैठकों पर जब जब पार्टी ने उनको याद किया, काम बताया, उन्होंने किया। पिछले लोकसभा चुनाव में आपको याद होगा, विजय बैंसला खुद आदरणीय कर्नल साहब के साथ घूमकर 25 की 25 लोकसभा में उन्होंने प्रचार किया। और जहाँ तक गुर्जर समाज की बात है, कर्नल बैंसला गुर्जर समाज के लिए एक श्रद्धेय व्यक्ति हैं। उन्होंने समाज के अंदर एक नई जागृति लाने का काम किया, समाज को जागृत करके एक राजनीतिक चेतना देने का काम किया। और चूंकि विजय जी उनके सुपुत्र हैं, तो स्वाभाविक रूप से विजय बैंसला को टिकट देने के बाद एक मैसेज तो जाता ही है। लेकिन विजय बैंसला को केवल कर्नल साहब के सुपुत्र होने के कारण टिकट देना नहीं, भारतीय जनता पार्टी सब कार्यकर्ताओं और सब समाजों को साथ लेकर चलकर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे के साथ चलने वाली पार्टी। अच्छा, तो इस पिछली बार ऐसे क्यों रहा कि जो 9 गुर्जर एमएलएस को आपने टिकट दिए, उसमें से एक भी नहीं जीता, सब कांग्रेस की तरफ चले गए पिछले चुनाव में? देखिए, इसके 2 कारण हैं। सबसे पहला कारण तो यह है कि कांग्रेस ने जातियों के अंदर संघर्ष पैदा करने का काम किया। 2018 के चुनाव को देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि कांग्रेस ने ना केवल किसान, ना केवल युवा, ना केवल महिला, बल्कि इस प्रदेश की 3600 जातियों को मुख्यमंत्री बनाने का सपना दिखाने का काम किया। और गुर्जर सचिन पायलट को दिखाया जी मुख्यमंत्री। स्वाभाविक है, सब जानते हैं इस बात को कि सचिन पायलट के फेस पे चुनाव लड़ा गया और पूरी जातियों को गुमराह करने का काम किया। जिस आदमी ने मेहनत करी, जिसकी मेहनत के बूते पे आप सरकार तक पहुंचे, जब गद्दी पे बैठने का समय आया तो उसको धक्के देके बाहर निकाल दिया। तो अगर हम और ओबीसी वोट बैंक की बात करें तो इसमें यह है कि जो जाट वोटर है वो भी बहुत अहम है। अब हम देख रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल किस साइड जाएगा पता नहीं पड़ रहा है, लग रहा है जैसे कि कांग्रेस। तो आप ज्योति मिर्धा को लेके आए हैं, तो क्या आप उसको भी एक अहम वोट बैंक मानते हैं? बिल्कुल, हम जाट हो, चाहे गुर्जर हो, चाहे कोई सी भी कौम हो, भारतीय जनता पार्टी सबके विकास, सबके विश्वास और सबको साथ में लेकर चलने वाली पार्टी है। मैं ओबीसी के बारे में बताऊंगा। 70 साल आज़ाद भारत के 70 साल में ओबीसी समाज एक बहुत बड़ा वर्ग है, जैसा आपने बताया 50%। इस समाज के अंदर छोटी छोटी जातियां रहती, उन छोटी छोटी जातियों को किसी प्रकार का संरक्षण देने का काम कांग्रेस ने केवल वोट लेने का काम किया। इनको संरक्षण देने का काम किसी दल ने किया तो वो भाजपा ने किया, संवैधानिक दर्जा देने का देकर। नवोदय, सैनिक विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, मेडिकल एजुकेशन, इनके अंदर ओबीसी को 27% रिजर्वेशन ही नहीं था। पहली बार इस कम्युनिटीज को, ओबीसी के अंदर आने वाली कम्युनिटीज को रिजर्वेशन देना, बेनिफिट देने का काम किया तो भाजपा ने किया। इनसे भी मैं एक बार पूछना चाहूंगी, क्योंकि ओबीसी में महामंत्री थे, आपका नाम बताइए। श्रवण देवाल। हाँ, श्रवण जी, ये बताइए कि जो अशोक गहलोत ने कास्ट सर्वे अनाउंस किया है और उसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है, उसका कितना इम्पैक्ट रहेगा ओबीसी पे? इम्पैक्ट की तो पता नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से आजादी के बाद देश में कास्ट सर्वे, अगर गहलोत कहती है कि हम कास्ट सर्वे करेंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा वोट बैंक पे? कास्ट सर्वे होना चाहिए। इसके लिए गहलोत जी क्यों, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कहते हैं कास्ट सर्वे होना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी भी जाति को या किसी जाति में राजनीति हो, ये हर पार्टी चाहेगी, लेकिन पार्टी में जाति हो ऐसा भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती। तो हम पार्टी में जाति हो इसकी राजनीति नहीं करते, जातियों में पार्टी हो इसकी राजनीति करते हैं। इसके तहत ओबीसी में जैसे जिस तरीके से दस्तकार जातियों को टिकट दिया गया, ताराचंद सारस्वत जी जैसे को टिकट दिया गया, ये टिकट देना ही, बाबा बालकनाथ को टिकट देना,
टिकट उनका निश्चित था, या उनको जो है राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते उनको एमपी लड़ाए या सांसद लड़ाए या विधायक लड़ाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है जो अभी वंचित रह गए हैं, जो एमएलए जो है उनके टिकट के स्थान पे किसी सांसद को टिकट दिया गया, तो हो सकता है उनके लिए पार्टी ने कोई अच्छी जगह खोज रखी हो। ऐसा कुछ नहीं है पार्टी में। पार्टी उस जीतने वाले कार्यकर्ताओं को, और पार्टी जीतने के लिए चुनाव लड़ती है, ये तय है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे अलग अलग प्रतिक्रिया। हम लोग बीजेपी ऑफिस में हैं, सब लोग कहीं ना कहीं एक तो पार्टी स्पोक्सपर्सन थे और ओबीसी जो वर्ग है उनमें कहीं ना कहीं एक तरह से ऑफिस बेरर्स रह चुके हैं। जी हर्षा, आपसे एक प्रश्न मेरा ये रहेगा कि जो आज राजस्थान की पहली सूची आई है 41 उम्मीदवारों की, इसमें आपने विस्तार से समझाया कि बीजेपी ने जातिगत समीकरणों को किस तरह से साधने का प्रयास किया है। साथ ही ये भी देखा हमने कि जो वसुंधरा राजे सिंधिया के करीबी रहे हैं उन्हें हटाने के लिए किस तरह से सांसदों का एक तरह से उपयोग किया गया। लेकिन जो वसुंधरा फैक्टर है उसकी कितनी छाया इस पहली सूची में आपको दिख रही है? देखिए, पहली सूची में अगर आप देखें तो केकड़ी से जो विधायक हैं शत्रुघ्न गौतम, उनको टिकट मिला है। वो उनके हम उनको मान सकते हैं कि उनके साथ रहे हैं, पहले भी उनके साथ एमएलए रहे हैं। लेकिन इस बार अगर आप टिकट्स देखें तो क्लियर है, ईस्टर्न राजस्थान पर फोकस है। एमपीज को उतारा गया है, 7 एमपीज को उतारा गया है और इनमें से 2 जो एमपीज हैं वो जयपुर में ही लड़ेंगे। तो जयपुर कितना इंपॉर्टेंट है बीजेपी के लिए, जयपुर में ही लड़ेंगे। और बाकी आप देख रही है बाबा बालकनाथ जो हैं, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। योगी आदित्यनाथ जिस नाथ पंथ से आते वहीं से बाबा बालकनाथ है, उनको तिजारा लड़ा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर बीएसपी जो है एक तरह से एक बीएसपी के जो कैंडिडेट थे जो कांग्रेस में आए थे उनके सामने लड़ाएगी। तो अभी साफ है कि ये जो पहली सूची है एमपीज का यूज़ करना, और दूसरी जो बात है कि किस तरह से कास्ट मैथमेटिक्स पर ध्यान देना, खासकर ईस्टर्न राजस्थान, किरोड़ी मीना और विजय बैसला बहुत इंपॉर्टेंट गुर्जर मीना वोट बैंक को साधने की कोशिश। जी बिल्कुल, और जो आपने जानकारी भी दी है हर्षा कि जो पिछला विधानसभा चुनाव था उसमें बीजेपी ने ज़रूर जो गुर्जर्स थे उन पर दांव लगाया था। 9 विधायक के लिए उम्मीदवार उतारे थे लेकिन किसी को भी जीत हासिल नहीं हो पाई थी। आपने विस्तार से विश्लेषण भी किया कि क्या कारण रहा था। लेकिन इस बार जबकि सचिन पायलट पिछले 5 साल में मुख्यमंत्री नहीं बन पाए हैं और हमने देखा किस तरह से बीजेपी टोंक में खास तौर से जोर लगा रही है। रमेश बिदूड़ी जो कि खुद गुर्जर हैं, हाल ही में विवादों में भी आए, उनको वहाँ का प्रभारी बनाया गया। तो बीजेपी एक एक करके सारी जातियों को साधने का प्रयास करती दिख रही है। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत ही बारीकी से। और देखिए, आपने जो टॉक की सीट की बात करी है वहाँ पे ओवैसी की पार्टी भी अपना कैंडिडेट उतारेगी, और सिर्फ वहाँ नहीं जगह जगह कैंडिडेट उतारेगी। तो जो कह रहे हैं कि भाई एक तरह से इसमें तो ओवैसी की जो पार्टी है वो टीम बी का काम करेगी बीजेपी का, तो ये क्लियर है कि कास्ट। देखिए, जब कोई भी इलेक्शन बहुत क्लोज होता है, और अगर हम आपको अखिलेश थोड़ा सा ये आपको आंकड़ा बता दें तो पिछली बार जो वोट का अंतर रहा है, परसेंटेज ऑफ वोट्स पोल्ड, उसमें 0.53% का अंतर है कांग्रेस और बीजेपी, यानी कि बहुत क्लोज था पिछली बार भी। और अगर क्लोजली फॉट इलेक्शन होता है तो वोट्स डिवाइड करना, कास्ट मैथमेटिक्स में बारीकी से जाना, इंडिपेंडेंट्स को खड़ा करना, ये सारी स्ट्रैटेजी रहती हैं। और आपने देखा है, आपने बीजेपी की इलेक्शन स्ट्रैटेजी देखी है, वो रूथलेसली टिकट काटते हैं। वो बिल्कुल भी इसमें संकोच नहीं करते हैं कि टिकट काटे। कांग्रेस को ये जो तरीका है वो अभी तक कांग्रेस अपना नहीं पाई है। कांग्रेस मैसेजिंग समझ गई है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि किस तरह से अशोक गहलोत ने समाज कल्याण की योजनाओं को लेकर बहुत स्ट्रांग मैसेजिंग करी है। 1 साल से वो मैसेजिंग कर रहे हैं इसमें, और उनकी मैसेजिंग कर्नाटक में भी काम आई है। लेकिन पार्टी में टिकट्स कितना काट पाएंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कांग्रेस के लिए, क्योंकि अभी अखिलेश, मैं आपको बता दूं, एक नारा धीरे धीरे चलने लगा है कांग्रेस में, और वो नारा है कि एमएलएज और मंत्री तुम्हारी खैर नहीं, अशोक गहलोत तुमसे बैर नहीं। तो ये जो नारा है ये है कि अशोक गहलोत के खिलाफ इनकम्बेंसी नहीं होनी चाहिए, इंडिविजुअल एमएलएज और मिनिस्टर्स के खिलाफ है, और उनका हम टिकट वो काटना चाहते हैं। मुख्यमंत्री भी ने भी कहा है, मीटिंग्स के बाद में कहा है कि ऐसे सर्वेज आ रहे हैं, उनको टिकट काटना है। लेकिन क्या पार्टी काट पाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल। बिल्कुल। अच्छा, इसी से एक सवाल ये भी बनता है कि जो आपने पिछले विधानसभा चुनाव का आंकड़ा बताया कि केवल 0.55% का ही अंतर था बीजेपी और कांग्रेस के वोट प्रतिशत में, लेकिन सीटों में 27 सीटों का फासला
आ गया था इसी मामूली अंतर के बावजूद। लेकिन जो 100 सीटें भी कांग्रेस पार्टी की आई थी वो एक तरह से बिल्कुल हम कह सकते हैं कि ऑन द बॉर्डर लाइन था जो बहुमत था कांग्रेस का, और बाद में वो बीएसपी से और अन्य निर्दलीय विधायकों से समर्थन लेकर के उन्होंने अपनी 5 साल सरकार चलाई, और बीच में उनको सचिन पायलट के समर्थक विधायकों की बगावत भी झेलनी पड़ी। लेकिन अब जबकि आप जिस नारे की बात कर रही हैं हर्षा, कि ये कह रहे हैं कि मंत्री विधायकों से की खैर नहीं और अशोक गहलोत आपसे बैर नहीं, तो ऐसे में दबाव तो ये बनेगा कि आप अधिक से अधिक मंत्रियों के विधायकों के टिकट काटें। और अगर आप टिकट काटते तो जैसा आपने बताया कि बीजेपी और कांग्रेस में अंतर ये है कि बीजेपी रूथलेसली अपने विधायकों के टिकट काट सकती है, ज़्यादा बगावत का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन क्या कांग्रेस में भी ऐसा हो सकता है या फिर ये कांग्रेस को भारी पड़ सकता है? देखिए, कांग्रेस में सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हो रही है, उसमें सचिन पायलट को सीडब्ल्यूसी का मेंबर बना लिया है, तो कहीं ना कहीं एक कंपटीशन भी रहेगा कि कितने लोगों को वो अपना लोगों को टिकट्स दिलवा पाए, ये भी एक रहेगा कंपटीशन। तो इसमें भी एक सेल्फ गोल्स हो सकते हैं, जैसे पिछली बार भी हुआ था कि कांग्रेस, जैसे आपने कहा कि 99 पे आकर रुक गई थी, और लास्ट जो उनको एक सीट और मिली थी वो मिली थी जब आपको याद होगा कि अलवर में इलेक्शन था, रामगढ़ में, और वहां पर वो इलेक्शन स्थगित कर दिया गया था क्योंकि कुछ कारण था, मेरे को याद नहीं आ रहा है, पर शायद एक प्रत्याशी की डेथ हो गई थी, वो रुक गया था इलेक्शन। बाद में हुआ वो इलेक्शन कुछ दिन बाद, और वो जो एक्स्ट्रा टिकट आया तब वो 100 सेंचुरी मतलब एकदम हाफ वे मार्क तक पहुंच पाए। और उसके बाद में अगर आप देखेंगे, बिल्कुल, और उसके बाद में कैसी बनी है सरकार, 6 जो बीएसपी के एमएलएज आए हैं उनको अशोक गहलोत लेके आए हैं, अब उन्हीं में से एक राजेंद्र गुड़ा लाल डायरी को लेके घूम रहे हैं, 13 इंडिपेंडेंस जीत के आए हैं, उसमें से 12 अशोक गहलोत का समर्थन कर रहे हैं। तो कौन है ये लोग? ऑब्वियसली ये अशोक गहलोत के ही लोग थे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ये सेल्फ गोल्स नहीं कर बैठे, ये कांग्रेस के लिए चुनौती है। वो टिकट काट पाएगी या नहीं काट पाएगी, ये पार्टी के एक तरह से कैरेक्टर, एक तरह से इथॉस जो है उसका सवाल है। लेकिन कहीं कांग्रेस सेल्फ गोल्स नहीं कर दे, उसका थोड़ा सा डर है। जी हर्षा, शुक्रिया आपका। हमारे साथ श्याम सुंदर शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं और साथ ही अटल खंडेलवाल जी भी हमारे साथ हैं, देवेंद्र शुक्ला जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। श्याम सुंदर जी, आपके पास आना चाहूँगा। हर्षा ने बहुत विस्तार से, बहुत बारीकी से समझाया राजस्थान की इस राजनीति को, बीजेपी की जो पहली सूची आई इसके अपने अंदरूनी समीकरण क्या हैं, वसुंधरा फैक्टर का किस तरह से ध्यान रखा गया है, जातिगत समीकरणों को किस तरह से बीजेपी ने साधने का प्रयास किया है। ये जो सारे मुद्दे एक तरफ हैं, लेकिन जो बात उन्होंने बाद में ये कही है कि कांग्रेस के भीतर भी अब कुछ असंतोष इस बात को लेकर है कि एंटी इनकम्बेंसी मंत्रियों को लेकर, विधायकों को लेकर दिख रही है। और जाहिर सी बात है कि एक सामान्य बात है, 5 साल आप जब रहते हैं सत्ता में तो इस तरह की बातें तो होती हैं। तो इसका मुकाबला कांग्रेस आपके हिसाब से किस तरह से कर सकती? क्या केवल अशोक गहलोत की जो जन कल्याण की योजनाएं हैं, जो महंगाई राहत शिविर हैं, जिन्हें रेवड़ियां कहा जाता है बीजेपी की ओर से, वो बांटना, क्या ये सब काफी होगा? देखिए अखिलेश जी, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से अशोक गहलोत ने अपनी योजनाओं के आधार पर चुनाव जीत जाएंगे, उन्होंने खुद ने आशंका प्रकट की थी जब युवा कांग्रेस के सम्मेलन में गए थे कि राहुल गांधी कहते हैं कि सरकारी योजना के आधार पर चुनाव नहीं जीते जाते, इसलिए जाते जाते उन्होंने जो फैसले किए, अभी देखिएगा कि जातिगत आधार पर हम सर्वे कराएंगे, ये अभी फैसला हुआ है। अब फैसला लागू तो हो नहीं पाएगा, लेकिन कैबिनेट में फैसला करके कर दिया, और आज राहुल गांधी ने पीठ भी थपथपा दी कि हम करेंगे। लेकिन देखिए राजस्थान में जिस प्रकार से मंत्री और विधायकों को बदलने की बात आ रही थी, जो भ्रष्ट हो गए तो उनको बार बार मांग उठ रही थी, लेकिन अशोक गहलोत ने अपनी सरकार को बचाने के लिए, अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए उन मंत्रियों और विधायकों को, मंत्रियों को हटाया नहीं। देखिए आप देखिएगा हाल ही में, देखिए जब अशोक गहलोत कोटा गए थे तो उससे पहले देखिएगा कि एक विधायक हैं जो राजपूत समाज से आते हैं, वो उनके घर पे मिलने गए, उन्होंने सिर मुंडा लिया था और कहा था कि जो 12 से हमारे प्रमोद भाया जैन आते हैं उनके खिलाफ वो सीधे तौर पर प्रहार कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। लेकिन अशोक गहलोत ने उनको भी मनाने का प्रयास किया। लेकिन यही बात थी, अब अशोक गहलोत ने कहना शुरू कर दिया कि राहुल गांधी ने सर्वे कराया है और सर्वे के आधार पर टिकट दिए जाएंगे, तो अपने आप को बचाव करने के लिए वो इस तरह की स्थिति में आ गए। इससे पहले वो कह रहे थे 2 महीने पहले डिक्लेयर कर दो, अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ, और बार बार ये कहते आ रहे हैं कि देखिएगा कि सचिन पायलट खुद हाईकमान बन गए, उनको टिकट देगा कौन, वो तो खुद निर्णय करने वाले बन गए। तो उनका जिस तरह से बदलाव आया और जिस तरह से भाषा में परिवर्तन आया है, इसलिए देखिएगा कि कितने टिकट कटते हैं, कितने को नहीं कटेंगे। देखिए नए लोगों को कांग्रेस भी लाना चाहती है, लेकिन कैसे लाएगी, क्या लाएगी, नहीं लाएगी, अभी देखिए। फिर अब बीएसपी की जो सरसा जी कह रही थी,
बीएसपी के विधायकों को जब शामिल किया गया था तो देखिए प्रदेश स्तर पर सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष होते थे, उनसे नहीं पूछा गया। सोनिया गांधी से सीधे तौर पर वहां मिलवा करके और कांग्रेस में शामिल कराने का काम अशोक गहलोत ने किया। और अशोक गहलोत ने उस वक्त सचिन पायलट को बताया था कि देखो आप राज्य में प्रदेश अध्यक्ष हो, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता, मैं तो केंद्र में अपनी हैसियत रखता हूं और मैं करके लाया। और देखिए उन्होंने मंत्री बनाए, मंत्री अपनी तरीके से बनाए, नहीं बनाए उन्होंने। और देखिएगा बहुत सारे निगम बोर्ड के सदस्य बना दिए सचिन पायलट के, अध्यक्ष नहीं बनाया, अध्यक्ष अपने लोगों को बनाया। अभी आरपीएससी में भी देखिए सदस्य जाते जाते बना गए 3। तो आप देखिएगा वो जो कुछ करना चाहते कर रहे हैं। और स्टाफ सर्विस कमीशन का भी आज एक सदस्य बना दिया, अभी 8 बोर्ड बना दिए। तो वो देखिएगा निश्चित तौर पे खुद को मजबूत करने की, पार्टी में 2.5 महीने पहले संगठन का घोषणा की गई थी, लेकिन जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष की कार्यकारिणी घोषित नहीं कर पाए डोटासरा। अब कहते रहते डोटासरा नाराज भी हुए थे कुछ कि मुख्यमंत्री जी अपने प्रचार करते हैं, पार्टी का नहीं करते। लेकिन आज के बाद तो कांग्रेस अपने तौर पर लड़ेगी चुनाव। और देखिए जिस प्रकार से देखिए अभी देख रहा था मैं जी आपने शायद म्यूट आपका हो गया, एक बार कोशिश कीजिए अगर ठीक हो सके। देखिए जी वो हाँ, कह रहे थे हाँ। दाता रामगढ़ से जेजेपी है जो नारायण सिंह जी की पुत्र वधू है, उनको रीटा उनको देने की बात हो रही थी कि समझौते में चली, लेकिन बीजेपी ने स्पष्ट कह दिया हम जेजेपी के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। वहां पे लक्ष्मणगढ़ में देखिएगा सुभाष बहरिया को उतारा है जो कि पूर्व मंत्री है और अभी हाल ही में कांग्रेस में थे। और देखिए वो सांसद का चुनाव कांग्रेस से लड़ चुके थे और सुमेधानंद की नाराजगी के बावजूद भी उनको शामिल किया गया। और वो आज लक्ष्मणगढ़ से हमारे जो गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष है उनको चुनौती देने के लिए खड़े हो गए। और देखिए प्रेम सिंह बाजोर है वो पीछे से सपोर्ट करेंगे तो वो उनको बड़ी दिक्कत देंगे। तो ये बात सही है कि जिस प्रकार से बैसला की बात आ रही थी, बैसला भी अभी हाल ही में शामिल हुए बीजेपी में, बहुत पुराने नहीं है। और बार बार वो कहीं कहाँ जा रहे थे, पुष्कर में जो श्रद्धांजलि सभा हुई थी आपने देखा था वहां कैसे जूते चले थे, क्या हुआ था। तो ये सही बात है, जो स्थितियां अभी मैं बीजेपी की पहली सूची में जिस प्रकार का चौंकाने वाला बात आ रही है सामने, क्या कांग्रेस भी अब चौंकाने वाला निर्णय करने की स्थिति में आएगी? क्या कितने लोगों के टिकट काटे जाएंगे? अब काटने का जब बात आएगी तो सीधे तौर पर कहा जाएगा कि राहुल गांधी ने जो सर्वे किया उसके आधार पर दे रहे हैं। गोगोई और देखिएगा जिस प्रकार से मधुसूदन मिस्त्री को यहाँ बनाया है और वो धरातल पे जाकर के कार्य करके देख रहे हैं, तो कितनी स्थिति बनेगी ये थोड़ा इंतजार हमको सबको करना पड़ेगा कांग्रेस की जब सूची आएगी। जी श्याम सुंदर जी। और हमारे साथ देवेंद्र शुक्ला जी भी बने हुए हैं, सेफोलॉजिस्ट हैं। देवेंद्र जी, जो बात कांग्रेस की ओर से कही जा रही है कि क्या कांग्रेस भी सरप्राइज देगी, चौंकाएगी जनता को, मीडिया को अपनी सूची के जरिए, लेकिन उससे पहले जो कांग्रेस ने कदम उठाया है जातिवार गणना वाला, जो कल फैसला किया गया, आप इसको कितना मानते हैं कि ये बड़ा दांव साबित होगा? राजस्थान की अगर बात करें तो वहाँ पर जाति का मुद्दा, ओबीसी का मुद्दा, क्या एक ऐसा मुद्दा है जो चुनाव के इस पूरे समीकरण को, खेल को पलट दे? अखिलेश, मुझे ऐसा लगता नहीं है। इसलिए नहीं लगता है क्योंकि अगर आप विधानसभा चुनाव के पिछले परिणाम देखें, 2018, 13, 2008 और 2003, ये 4 देखें, तो बारी बारी से पार्टियों ने जो है वो सत्ता छोड़ी और पकड़ी है। मतलब कांग्रेस, फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस और फिर बीजेपी, इस तरीके से रहा है। और इस दौरान भी वहां पे जाट आंदोलन, गुर्जर आंदोलन ये हुए हैं, ठीक। तो ये नहीं कहा जा सकता कि उन्हीं आंदोलन, आप अभी देख लीजिए कि यूपी में 2022 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें जाट आंदोलन के रूप में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ। फिर उसके आप काउंटर में ये कह सकते हैं कोई भी कि भाई उस आंदोलन के कारण ही तो केंद्र में जो किसान कृषि संबंधी जो बिल आए थे उनको वापस लेना पड़ा और फिर उससे बीजेपी वहां पे बेहतर कर सकी। लेकिन अगर वास्तव में आंदोलन का उस तरीके का असर रहा होता, जातिगत आंदोलन या कोई भी इस तरीके का जो प्रेशर ग्रुप होता उसके आंदोलन का प्रभाव रहा होता, तो कम से कम वेस्टर्न यूपी में जो किसान बेल्ट या जाट बेल्ट मानी जाती थी वहां पे बीजेपी को बहुत ही खराब प्रदर्शन करना चाहिए था, तो वो हुआ नहीं। तो मेरा ये मानना है क्योंकि जो जातिगत गणना की जो बात हो रही है ये बिहार में बहुत लंबे समय से हो रही थी, उन्होंने अभी इसको घोषित कर दिया और फिर वहां से इस आइडिया को कांग्रेस ने एडॉप्ट किया है और वो इसको करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि राजस्थान से जो अभी सीनियर जर्नलिस्ट थे और वो बता रहे थे कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में अशोक गहलोत किस तरीके से प्रभावी हो पाते हैं, ये बहुत देखने की बात होगी। आप अगर देखें कि एक सिंपल, जैसे राजनीति में
आपस में कड़ियां जुड़ी होती हैं, और अच्छा पॉलिटिशियन, अच्छी पार्टी, अच्छा रणनीतिकार वही माना जाता है जो अपनी पुरानी गलतियों से या पिछली गलतियों से सीख लेता है। आप अगर कांग्रेस के अलग अलग स्टेट्स में हारने के रेट को देखें तो आप ये चीज पाएंगे कि कांग्रेस में आमतौर से जो विधायकों के नंबर होता है कि अगर उनकी कहीं पे 100 नंबर वाली जो विधायकों की संख्या होती है तो भी वहां 10 जो एमएलए हैं उनके भी सिटिंग एमएलए के टिकट नहीं कट पाते हैं। वहां पे सिटिंग गेटिंग का फॉर्मूला चलता है। आप देखिए, जितने भी आप इलेक्शंस को देखिए, चाहे कोई पार्टी रिपीट कर रही हो या कोई पार्टी रिपीट ना कर रही हो, तो आमतौर से 33% से कम एमएलए किसी भी इलेक्शन में दोनों ही पार्टियों के, चाहे वो सत्ता पक्ष हो और चाहे प्रतिपक्ष हो, उसके दोनों ही पार्टियों के जो एमएलए हैं वो रिपीट नहीं कर पाते, उनको एंटी इनकम्बेंसी के कारण लोकल लेवल पे हारना पड़ता है। तो क्या कांग्रेस ये हिम्मत दिखा पाती है कि वो अपने आज की 108 की संख्या से मिनिमम 20 से 25 एमएलए का, जिनका कि बिल्कुल परफेक्ट है सर्वे में कि उनको सीट हारनी ही हारनी है, वो चाहे मंत्री हो, चाहे कोई बड़े कद के वाले नेता रहे हो, चाहे मल्टी टाइम जो रिपीटर हैं वो एमएलए हो, तो क्या कांग्रेस एक मजबूत रणनीतिकार के तौर पे इस टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में विधायकों के टिकट काट पाती है? पहली चीज ये। लेकिन देवेंद्र जी मैं आपको रोकूंगा, क्योंकि ये जो आप बात कह रहे हैं, इसी से ये भी सवाल उठता है कि वो विधायक जो सचिन पायलट के साथ थे, जो यहाँ मानेसर तक पहुंच गए थे लेकिन दिल्ली तक नहीं आ पाए थे, जयपुर वापस उनको जाना पड़ा था, उनमें से कितनों के टिकट बचा पाएंगे सचिन पायलट? क्या सचिन पायलट की स्थिति होगी और क्या इसको लेकर के गहलोत में और पायलट में टकराव नहीं होगा? मैं वही कह रहा हूं कि जैसे अभी चर्चा में ये बात आई कि वसुंधरा के बहुत खासम खास किसी एमएलए का टिकट काट दिया गया, लेकिन टिकट काटने के साथ ही वहां पे उससे भी दमदार चेहरा दिया गया, तो क्या अशोक गहलोत के पास इस चीज का फ्री हैंड है कि वो सचिन पायलट, देखिए नॉन परफॉर्मर तो सचिन पायलट के साथ के एमएलए भी होंगे और अशोक गहलोत के साथ, बिल्कुल है ना? तो क्या अशोक गहलोत व्यक्तिगत जो मनमुटाव है उससे ऊपर उठ के, या जिसे कहते हैं कि सचिन पायलट की किसी भी दबदबे को जिसे कहते हैं दरकिनार करते हुए ये हिम्मत दिखा पाते हैं कि वो अपनी भी पार्टी या अपने समर्थकों के टिकट भी उसी संख्या में काटें? तो नॉन परफॉर्मर दोनों तरफ ही होंगे। तो पहली बात तो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन अभी कांग्रेस देखिए मध्य प्रदेश में भी नहीं कर पाई है, राजस्थान में भी नहीं कर पाई है, तो इसका मतलब है कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद किस तरीके का ग्राउंड लेवल पे डिफरेंसेस जो हैं वो दिखते हैं, आंतरिक गुटबाजी दिखती है, रिबेल होकर लोग इलेक्शन लड़ते हैं कि नहीं, तो अशोक गहलोत उसको किस तरीके से काउंटर करते हैं ये देखना होगा जी। बीजेपी में भी ये डर था। देखिए बीजेपी ने क्यों मध्य प्रदेश या राजस्थान, आप अगर देखें कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में अभी तक का बीजेपी का जो आपको जैसे प्रचार या अभियान दिख रहा होगा, उसमें कहीं भी किसी चेहरे विशेष को लेके चुनाव जो है वो मतलब मुख्यमंत्री का चेहरा लेके चुनाव में जाने की बात नहीं कही गई है। तो लेकिन उसके लिए उन्होंने करना क्या पड़ा है उनको कि हाँ वो अलग अलग पैकेट्स में जिसे कहते हैं कि जैसे आप एक सांसद को जब विधायक के तौर पे ले आते हैं तो वो 8 विधानसभाओं पे प्रभाव डालने की स्थिति में होता है। तो जब आप वसुंधरा को साइड में कर रहे हैं तो आपको कम से कम 5 या 7 ऐसे व्यक्ति चाहिए थे जो 35 से 40 विधानसभाओं पे अपने असर को दिखा सके खुद की सीट को बचाते हुए। तो बीजेपी ने ये स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, लेकिन ये बैकफायर हो सकती है। ये बैकफायर ऐसे हो सकती है कि यदि वहां पे कोई भी रिबेल कैंडिडेट जो कि वास्तव में उस सीट को बिना उन एमएलए के, बिना उन बड़े चेहरों के भी बचा सकता था, वो रिबेल होकर लड़ता है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस को एडवांटेज हो। तो बीजेपी और कांग्रेस को टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में अभी बहुत फूंक फूंक के कदम रखना होगा, और जिससे भी चूक ज्यादा होगी उसके विरोधी को उतना फायदा मिलेगा। बिल्कुल। तो अटल खंडेलवाल जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, प्रवक्ता बीजेपी। अटल जी, ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है जो बात देवेंद्र जी कह रहे थे कि बहुत फूंक फूंक करके कदम रखना होगा। अभी तो आपने पहला पड़ाव ही पार किया है, केवल 40-41 उम्मीदवार घोषित हुए हैं, अभी 160 उम्मीदवार अभी आने बाकी हैं। उसमें तमाम समीकरणों का ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना कि कहीं बगावत ना हो जाए, ये सब बीजेपी क्या करेगी? किस तरह से आपका फीडबैक सिस्टम है, आप किस तरह से बाकी के टिकट का डिसीजन करेंगे? देखिए, हमारा फीडबैक अपना एक सिस्टम है, अपनी एक स्ट्रेटेजी है, और उसी स्ट्रेटेजी के माध्यम से हम बढ़िया से बढ़िया कैंडिडेट उम्मीदवार लाएंगे जो प्रशासनिक दृष्टि से भी बढ़िया हो, अच्छी छवि वाला हो, जनता के साथ जुड़ाव रखता हो। तो हम लोगों का खुद का एक फीडबैक सिस्टम है, उस फीडबैक सिस्टम के आधार पे ही हम ये निर्णय करते हैं
और वो एक पैनल बन करके जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है वो तय करते हैं कि इस बार ये व्यक्ति चुनाव में जाएंगे और ये व्यक्ति लड़ेंगे चुनाव। तो जनरली आप देखोगे क्योंकि एक बात जरूर है कि इस बार प्रचंड बहुमत है और बहुत सारे लोग लड़ना चाहते हैं, तो शुरू में ये लगता है कि प्रतियोगिता सी दिखती है, लेकिन एक बार जब ये लिस्ट निकल जाती है या तय हो जाता है कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये व्यक्ति लड़ रहा है, तो सब लोग उसका साथ देने लगते हैं। फिर बहुत रेयर ही ऐसा होगा कि बगावती तेवर दिखे किसी की। जी, श्याम सुंदर जी, आपसे यही प्रश्न है कि चौंकाने वाली बात अगर करें, सरप्राइज की बात करें, तो आपको कांग्रेस की अभी पहली सूची आनी है, बीजेपी की पहली सूची आ चुकी है, बाकी सूची अभी आगे आएंगी। क्या क्या उम्मीदें करते हैं आपकी, क्या क्या सरप्राइज अभी आगे जाके मिल सकते हैं? अनम्यूट कर दीजिएगा श्याम जी। देखिए अखिलेश जी, जो बीजेपी की पहली सूची आई सबको चौंका दिया। कह रहे थे सांसद चुनाव लड़ेंगे, सांसद आ गए। और देखिए जयपुर के राजघराना, जयपुर का राजघराना चुनाव मैदान में उतर गया है। बिल्कुल। और निश्चित तौर पर वहां उतारा गया है जहां पर कि भैरू सिंह जी का कोई जमाना था। भैरू सिंह जी अपने दामाद को चित्तौड़ से लेके आए थे, पहले चित्तौड़ से लड़े थे उनके दामाद। तो जयपुर में देखिए, जयपुर में और राजपूत वाला इलाका उन्होंने ढूंढ करके दिया था। और जयपुर में जब उपराष्ट्रपति होने के बावजूद भी वो रह करके चुनाव जिता करके लाए थे किसी भी तरह से। अभी उनका दत्तक पुत्र है अभिमन्यु, उनको बात चल रही थी उनको टिकट दिया जाए, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया। अगर आप बात करें दूसरे, अगर हमारे यहाँ से यूडीएच मंत्री राजपाल सिंह शेखावत थे, वो खूब मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के खासम कहा थे और थे 2 बार, एक बार चुनाव हारे भी, पहले भी हारे, लेकिन उनकी जगह लाकर के जिस तरह से जो खड़ा किया है वो एक बहुत चौंकाने वाली बात आ रही है कि बार बार के हम 2 सांसदों को, राज्यवर्धन सिंह जो कि एक हमारे यहाँ से वसुंधरा जी ढूंढ के लाई थी, जो पहली बार ये शूटिंग रेंज में आए थे, रजत पदक जीता था, ओलंपिक में शूटिंग में जीता था। हाँ, रजत पदक जीता था और ये इनको राजनीति में लाने वाली वसुंधरा जी थी, मैंने देखा था वो। लेकिन आज वो रहते तो सही वहां पर, ये देखिए उनका जो जहां से चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का, रहते वो वहीं पर है, तो इसलिए उनको बाहरी उम्मीदवार नहीं कहा जाएगा। जो जिस तरह से राज्यपाल चुनाव लड़ते हैं वो रहते वहां नहीं है, रहते शहर में है, चुनाव वहां से लड़ते हैं। तो इसलिए स्थानीय को ढूंढ करके ला के देना एक बहुत रणनीति का हिस्सा जरूर है। देखिए मैं मान के चलता हूं जिस प्रकार से भाजपा में जो खोज करके लोगों को लड़ाया जा रहा है, जैसे करोड़ीलाल मीणा को सवाई माधोपुर से चुनाव लड़ाना, इसका मतलब है कि मीणा वोटर्स को साथ रखना। और भविष्य का कौन किसको क्या देखते हैं, क्या हो सकता है निर्णय मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत रोचक तरीके से देखिए अब ये जो करी थी कैलाश चौधरी को बायतू से अब दूसरे को टिकट दे दिया, इसलिए बायतू से अब कैलाश चौधरी का तो नहीं है कि वो चुनाव लड़ेंगे। या गजेंद्र सिंह शेखावत को भी मेरे को लगता नहीं कि चुनाव लड़ाया जाएगा, कि वो ऐसा तो नहीं कि वो अशोक गहलोत के खिलाफ चुनाव लड़ा दिया जाए। सचिन पायलट के खिलाफ को उसको चुनाव लड़ा जाएगा। एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस बीजेपी के सामने है कि उनको किससे पहले तो लाए थे डीडवाना से, जो आपके यूनुस खान थे उनको लिया है, अब किसको लाएंगे, ये बहुत बड़ा मामला अभी तक विचाराधीन है कि इसको लाया जाए। और देखिएगा कि जिस प्रकार से बार बार बात आ रही है कि कांग्रेस कैसे लोगों को टिकट देगी, तो मुझे लगता है कि जब आमेर से जो सतीश पूनिया चुनाव लड़ते हैं, ये वो भी भारी हैं आए, तो मेरे को लगता है जो झोटवाड़ा से अब तक जो चुनाव लड़ते आए थे, जो अभी कृषि मंत्री है लालचंद कटारिया, वो शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ की बजाय वो जा सकते हैं आमेर। तो ये बहुत सारी चीजें अभी देखिएगा अंदर से है, उनका भी मंथन हुआ है। देखिएगा जैसे मधुसूदन मिस्त्री और गोगोई ने धरातल पर, और हारने वाली सीटें देखिएगा 29 तो ऐसी सीटें हैं जहां पर 3 बार बीजेपी लगातार जीतती आई है, या 29 तो, और 19 सीटें ऐसी लगातार हारती आई है। तो उन्होंने अपने तरीके से ध्यान रखा, और कांग्रेस भी अपने हारने वाली सीटों पर ब्लॉक अध्यक्षों से गोगोई ने बातचीत की है, खुल के बातचीत की है कि किस प्रकार का उम्मीदवार चाहते हो, किस तरह का। मधुसूदन मिस्त्री ने भी देखिएगा धरातल पे जिला स्तर पे जाकर के बातचीत करने का प्रयास किया है। अशोक गहलोत की बात तो सुनी जाएगी, लेकिन निर्णय करते वक्त जीतने वाला आधार पहले होगा। जैसे अशोक गहलोत ने कहा 90 साल का युवा कर्नाटक में चुनाव जीत सकता है, तो हमारे यहाँ भी चुनाव जीता जा सकता। अब कैलाश मेघवाल क्या कांग्रेस के समर्थित से चुनाव लड़ेंगे या बीजेपी में रहेंगे? अभी तक उनके ऊपर भी है, तो सस्पेंड ही कर दिए गए थे। जी श्याम जी, लेकिन यह बात जरूर है कि कई जो अभी चौंकाने वाली बातें हैं वो सामने आनी है।
कांग्रेस की सूची को भी देखना होगा कि कांग्रेस फिर से सत्ता में आने के लिए क्या क्या नए प्रयोग करती है। बहरहाल आपका शुक्रिया श्याम सुंदर शर्मा जी इस रोचक बातचीत के लिए। अटल खंडेलवाल जी आपका भी धन्यवाद। देवेंद्र शुक्ला जी आपका भी बहुत बहुत आभार हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए।